नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए, भारत में जो ब्रिटिश हैं वो कब आए थे? वो आए थे 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने। और इन्हें व्यापार करने का जो अधिकार है वह किससे अधिकार मिला था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इसके चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यह कंपनी जो अभी केवल जो है कि व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, लेकिन जब 1765 ईस्वी में इसे बंगाल, भारत में जो ब्रिटिश हैं वो 1600 ईस्वी में आए थे। किस रूप में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। तो यह जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों का इसको मिल गया दीवानी अधिकार। जब दीवानी अधिकार मिल गया तब ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में उभरने लगी? क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वह कब तक रहा? 1858 ईस्वी तक, जब सिपाही विद्रोह हुआ। तो जब 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ तब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया। और उसके बाद भारत में जो शासन लागू हो गया वो लागू हो गया ब्रिटिश ताज का। किसका शासन लागू हो गया? ब्रिटिश ताज का। अच्छा, भारत की स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत को किसकी आवश्यकता महसूस होने लगी? भाई, किसी देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस होती है? संविधान की। तो भारत को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो संविधान के निर्माण के लिए 1946 ईस्वी में किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण कर दिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अब जान लीजिए कि भारत का संविधान जो है इसकी अनेक विशेषताएं जो है कि ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के समय में कई ऐसी घटनाएं थे जिसने भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की जिसके कारण जो है, यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की जो अनेक विशेषताएं वह ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, फिर भी ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की जो विधिक रूपरेखा है वह निर्मित की गई। और वो ब्रिटिश शासन के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उन्हीं को बारे में पढ़ना है। तो कंपनी का जब तक शासन रहा 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, इस समय कुछ घटनाएं घटी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। और 1858 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जब ब्रिटिश ताज का शासन रहा तब कुछ घटनाएं घटी। उन्हीं घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए यह जो एक्ट है इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। इसका बहुत अधिक संवैधानिक महत्व था। क्यों महत्व था? क्योंकि
भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, इसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा, इसका क्या महत्व है? इससे पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य, इनको क्या मिली? इनको मिल गया मान्यता। इनको क्या मिला? मान्यता मिला। और तीसरा इसका क्या महत्व है कि भारत में जो केंद्रीय प्रशासन है, भारत में केंद्रीय प्रशासन, इसकी नींव रखी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने। भारत में केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई और रखा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक, अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का? कि इस अधिनियम द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, पहले गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, इसे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसकी सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया? 4। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसकी जो दूसरी विशेषता है, वो दूसरी विशेषता क्या है कि पहले जो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर होते थे, मद्रास और बंबई, इनके जो गवर्नर थे वो क्या थे? एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे से अलग थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इन दोनों के गवर्नरों को किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए मद्रास एवं बंबई के गवर्नर। इससे पहले एक दूसरे से ये गवर्नर क्या थे? अलग थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी विशेषता यही थी कि मद्रास एवं बंबई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसकी जो तीसरी विशेषता है, इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें क्या होते थे? एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक,
अब इसकी अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चौथी विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, इनको क्या क्या करने से रोक लगा दिया गया? निजी व्यापार करने पर रोक, निजी व्यापार करने पर रोक। दूसरा, भारतीय लोगों से उपहार लेने पर रोक, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। रिश्वत लेने से क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चौथी विशेषता थी कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया, और दूसरा क्या किया गया? भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया। इसकी पांचवी विशेषता जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो पांचवी विशेषता है वह है यह है कि ब्रिटिश सरकार का जो है, ब्रिटिश सरकार इसने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडीज को बोलते हैं, कंपनी की गवर्निंग बॉडी। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण है, कंपनी पर नियंत्रण, यह क्या हो गया? सशक्त हो गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या हो गया? सशक्त हो गया। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है कि भारत में राजस्व, भारत में जो इसके राजस्व थे, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले, इसकी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, और इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण क्या हो गया? सशक्त हो गया। और भारत में जो इसके राजस्व थे, नागरिक और सैन्य मामले थे, इसकी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, तो ये हमारा रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम। देखिए, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। 1773 ईस्वी की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या थी? कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। इस 1781 के संशोधन अधिनियम को हम बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं, बंदोबस्त कानून, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1781 का संशोधन अधिनियम क्या था? इसकी क्या विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, यह जो कानून लाया गया, इस कानून ने
गवर्नर जनरल तथा काउंसिल, इन दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। सत्रह सौ इक्यासी का संशोधन अधिनियम ने क्या किया कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी इसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और उसी प्रकार जो कंपनी के सेवक थे इनको भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, इनको भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई जो कार्यवाही थी, इनकी जो कार्य करने के दौरान जो की गई कार्यवाही थी, इसके लिए भी इनको जो है कंपनी के कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। इसकी जो दूसरी विशेषता थी, इसकी जो दूसरी विशेषता क्या थी कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। किन किन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामले, इनको भी क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक, इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून की तीसरी विशेषता क्या थी कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासी, कलकत्ता के सभी निवासी, इनको क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। और क्या किया गया, इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय जो है वह हिंदुओं के जो हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है वह हिंदुओं से जो जुड़े मामले थे, सर्वोच्च न्यायालय को क्या आदेश दिया गया कि हिंदुओं से जुड़े मामले जो थे इनको किस तरह से निपटारा किया जाना था, हिंदू कानून के माध्यम से। ठीक, और मुसलमानों से जो जुड़े मामले हैं, मुसलमानों से जुड़े मामले, इनको मुसलमानों के जो है कि कानून के माध्यम से इस मामले को हल करना, इस
सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया। यानी हिंदुओं से जो जुड़े मामले थे, हिंदुओं के जो मामले थे वह उन्हीं के निजी कानूनों के हिसाब से, और मुसलमानों के जो निजी कानून थे उनके हिसाब से इनके वाद या विवाद को तय करे, या सर्वोच्च न्यायालय को जो है कि सर्वोच्च न्यायालय में यह व्यवस्था की गई। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता थी, चौथी विशेषता, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। इस कानून के द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है, प्रांतीय न्यायालयों की अपील, यह कहाँ दायर किया जाना था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इनके पास दायर करना था। प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। पांचवी इसकी विशेषता क्या है 1781 के संशोधन अधिनियम का, कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसे अधिकार दिया गया नियम बनाने का। किसके लिए? प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए। प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकार दिया गया कि वह प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम एवं विनियम बना सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह 1781 का संशोधन अधिनियम की विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम देखिए, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले दो शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी? दो शर्तें रखी। पहली उसकी क्या शर्त थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। ठीक, जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो वह यह पद धारण करने से पहले दो शर्तें रखी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों
को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरी शर्त उसने क्या रखा कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसने दो शर्तें रखी थी कि पहली बात कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, और उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। अब ये जो दोनों शर्तें थी, इसको 1786 के कानूनों में, 1786 का जो कानून है इसमें प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया। प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। इसने जो शर्तें रखी गई, इन दोनों शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे 1793 का चार्टर कानून। 1793 का चार्टर कानून, इस पे हम चर्चा कल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार।